चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं अगले रूलर के बारे में या अगले शासक के बारे में, सिसोदिया डायनेस्टी के। हम्मीर सिंह के बाद जो अगले शासक आए हैं वो उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था छत्र सिंह या क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह की अगर बात की जाए तो इन्होंने रूल किया अपने पिता की मृत्यु के बाद, और इन्होंने रूल किया है 1364 1364 से 1382 तक। रूल किया था छत्र सिंह नामक शासक ने। और अगर हम इनके समय की बात करें या इनके रूलिंग टाइम की बात करें तो पहला ही पॉइंट आ जाता है, ही वॉज द सन ऑफ राणा हम्मीर सिंह। ये राणा हम्मीर सिंह के ही पुत्र थे, राणा छत्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिज राइन्स, इन हिज राइन्स या इन्होंने अपने शासनकाल में इन हिज रेंज ही कॉन्कर्ड अजमेर एंड मंडलगढ़। तो अपने शासनकाल के समय इन्होंने अजमेर और मंडलगढ़ को पूरी तरह से क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया था या जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही ग्रेटली इनलार्ज द किंगडम। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफी अधिक क्या किया, विस्तार किया। ही ग्रेटली इनलार्ज द किंगडम। ऑब्वियसली देखिए, राजपूत किंगडम में सबसे महत्वपूर्ण किंगडम जो थी सिसोदिया किंगडम थी, जिस पीरियड में या जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और एक पूरा राजपूत रीजन जो था वो जाना जाता था सिसोदिया किंगडम के नाम से ही। तो इसीलिए ये सब जो मजबूती आई है वो धीरे धीरे आई है, और इसमें इन सारे रूलर्स का क्या है, अलग अलग अपना अपना रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही कैप्चर्ड अजमेर एंड जहाजपुर। इन्होंने अजमेर और जहाजपुर को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था। री एनेक्स्ड मंडलगढ़, और मंडलगढ़ को पुनः क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। मंदसौर, री एनेक्स्ड मंडलगढ़ एंड मंदसौर। तो मंडलगढ़ और मंदसौर को भी इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। और अगर बात की जाए तो पूरे 56 मेवाड़ को ही इन्होंने क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था या अपने कब्जे में ले लिया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ही ऑब्टेन्ड अ विक्ट्री ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। साथ ही इन्होंने दिल्ली के सुल्तान के ऊपर भी विजय हासिल की थी। तो ध्यान रखिएगा, इट वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ही ऑब्टेन्ड अ विक्ट्री ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के सुल्तान के ऊपर भी इन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। और साथ ही इन सिसोदिया वंश के रूलर्स की दुश्मनी रही है किससे, गुजरात के शासकों से। ध्यान रखिएगा, छत्र सिंह ऑल्सो टुक द सुल्तान ऑफ गुजरात प्रिजनर इन अ बैटल। तो सुल्तान के जो शासक थे उन्हें इन्होंने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो ध्यान रखिएगा, एक युद्ध के दौरान इन्होंने गुजरात के शासक को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, जिनका नाम हुआ करता था जफर खान। तो ध्यान रखिएगा, द कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन से, कुंभलगढ़ के जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शन हैं, उसमें ये लिखा है कि ही कैप्चर्ड जफर खान सुल्तान ऑफ पाटन इट मीन्स गुजरात। तो गुजरात के सुल्तान जफर खान को इन्होंने एक युद्ध में बंदी बना लिया था। राणा छत्र सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी प्रसिद्धि या अपनी फेम में काफ़ी इंक्रीमेंट किया है अपनी इस वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से। तो अपने साहसी या अपने विक्ट्रियस प्रोग्राम के माध्यम से इन्हें काफ़ी सम्मान से जाना जाता है। क्लियर। और इनकी मृत्यु हुई थी 1382 में 1382 में अगेंस्ट अ कैंपेन, एक युद्ध अभियान के दौरान जो लड़ा जा रहा था बूंदी में। तो बूंदी नामक स्थान पर, जो राजस्थान में ही आता है बूंदी, वहाँ पर एक कैंपेन या एक वॉर कैंपेन यानी कि एक युद्ध अभियान के दौरान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो राणा छत्र सिंह, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम में इनके ऊपर से अभी तक जनरली कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। खैर फिर भी हमने हल्का सा डिस्कशन कर लिया राणा छत्र सिंह के ऊपर। और ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये भी एक महान शासक थे, एक ग्रेट रूलर थे, और इन्होंने अपने किंगडम के रीजन को या क्षेत्र को काफी ज्यादा इनलार्ज किया था। इनकी मृत्यु होने के बाद अगले जो शासक आए वो इन्हीं के पुत्र थे, जिनका नाम था लखा सिंह या राणा लखा सिंह। राणा लखा सिंह ने रूल किया है 1382 से लेकर 1421 तक। इट मीन्स कि लगभग 14 ईयर यानी 40 साल के लगभग रूल किया है किसने, लखा सिंह ने। देख लेते हैं इनके समय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, ही वॉज द सन ऑफ छत्र सिंह, यह महाराणा छत्र सिंह के ही क्या थे, पुत्र थे। तो यहाँ पे टाइटल आ गया है महाराणा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज इन हिज टाइम यानी इन्हीं के शासनकाल के समय, इट वॉज इन हिज टाइम। देखिए इनके समय पर ही
जावर नामक जो खदाने हैं या जावर वाले रीजन में कुछ खान प्राप्त हुई थी, कुछ खानों की डिस्कवरी हुई थी और उन खानों के अंदर था टिन और सिल्वर, यानी कि टिन और चांदी या सिल्वर की खोज हो गई थी एक खान से। और जो खाने थी वो कहां से मिली थी? जावर से। तो राजस्थान के ही जावर में चांदी और टिन की खाने डिस्कवर की गई थी, माइंस डिस्कवर की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, it was in his time, it was in this time that the tins and silver mines of Jawar, that tins and silver mines of Jawar were discovered in the country conquered from the wheels by his father। तो इन्हीं के समय पर जावर से चांदी और टिन की खाने यानी माइंस डिस्कवर हुई थी या खोजी गई थी। और ये क्षेत्र जो था इसे जीता था इनके पिता ने, किन से? भीलों से। तो भील जो जनजाति वहां निवास करती थी, तो भीलों से ही इनके पिता इट मीन्स कौन? छत्र सिंह ने इस रीजन को क्या किया था? कॉन्कर किया था या जीता था। और वहीं से इनके समय पर चांदी और टिन की क्या प्राप्त हुई है? माइंस यानी कि खाने प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अब देखिए क्या हुआ है कि अगर चांदी और टिन्स की अगर माइंस मिली है, इससे क्या होगा? इनका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? इनका जो राजस्व है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कई गुना जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे इन्होंने कई सारे कंस्ट्रक्शंस किए, कई सारे किले बनवाए, कई सारे मंदिर बनवाए। और जब मुस्लिम्स ने या अलाउद्दीन खिलजी ने जिन मंदिरों को या जिन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्हें रीबिल्ड किया गया। तो ध्यान रखिएगा, विद द रेवेन्यू दस ऑगमेंटेड ही रीबिल्ड, विद द रेवेन्यू दस ऑगमेंटेड he rebuilt the places and temples destroyed by अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी डिस्ट्रॉय हुआ था, जो भी मंदिर वगैरह तोड़े गए थे, उन्हें इन्होंने क्या किया? रिबिल्ड कर दिया। और साथ ही अपने क्षेत्र में कई सारे तालाब, कई सारी झीलें, इन चीजों का भी क्या कराया? निर्माण कराया। और साथ ही कई सारे किलों का भी क्या किया? निर्माण किया। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सिंह के समय पर ही चांदी और टिन की माइंस यानी खानों की खोज हुई थी। कहां से? जावर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर हु वाज मोकाल सिंह या मोकाल सिंह। तो मोकाल सिंह अगले शासक बनेंगे सिसोदिया डायनेस्टी के, या अगले राणा बनेंगे सिसोदिया डायनेस्टी के। तो फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं अगले शासक के, जिनका नाम था मोकाल सिंह या राणा मोकाल सिंह। देखिए, राणा मोकाल सिंह ने रूल किया है 1421 से 1433 तक। (1421 से 1433 तक रूल करने वाले शासक हुए थे राणा मोकाल सिंह या महाराणा मोकाल सिंह। ही वॉज द सन ऑफ महाराणा लखा सिंह। यह किसके पुत्र थे? महाराणा लखा सिंह के ही। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, ही क्रेडिटेड वेरियस बिल्डिंग along with completing those commenced by his father लखा सिंह। तो इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स के निर्माण कराए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनके पिता ने जो निर्माण कार्य शुरू किया था उन निर्माण कार्य को इन्होंने क्या किया है? पूरा किया है। और ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, ये सारे जो गुण थे, वो इन्हें अपने पिता से ही मिले थे। क्लियर। तो अब यहाँ पे अभी तक ये जो 3 रूलर्स थे, इनके ऊपर से कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इनके ऊपर से एग्जाम में पूछा जाए। और देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जो एग्जाम में आती है। इसलिए हमने बात की कि पहले रूलर सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 3 रूलर्स के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट रूलर हु वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। तो यहाँ पर मोकाल सिंह के पुत्र हुए जो बने अगले शासक, और वो जो है वो है राणा कुंभा। क्लियर। और उनका ही नाम हुआ करता था कुंभकर्णा या कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। आप लोग इस नाम से अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा राणा कुंभा। ही वॉज फेमसली नोन एज राणा कुंभा। और राणा कुंभा ही एक महान शासक कहलाते हैं इस डायनेस्टी के, जो काफी महान योद्धा या काफी वीर योद्धा थे।
और इन्होंने रूल किया था 1433 से 1468 तक। चलिएगा, तो कुंभकर्ण who was famously known as राणा कुंभा, कुंभकर्ण who was famously known as राणा कुंभा। तो आप लोग ये नाम याद रखने की जगह सिर्फ यह नाम ही याद रखिएगा, राणा कुंभा, who ruled from 1433 to 1468, जिन्होंने शासन किया था 1433 से 1468 तक। और इस वंश के पहले सबसे महान शासक, अभी तक के सबसे महान शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। देखिए, इन्होंने अपने साम्राज्य का जब विस्तार करना शुरू किया, अपने साम्राज्य का जब एक्सपांशन करना शुरू किया, तो अपने कई पड़ोसी देशों के साथ या कई पड़ोसी राजाओं के साथ इनके विवाद हुए। और जब ये एक्सपांशन शुरू हुआ, इस कारण से इनके विवाद हुए किसके साथ? गुजरात और मालवा के सुल्तानों के साथ। और दोनों ही सुल्तानों को इन्होंने युद्ध में क्या किया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में, दोनों ही सुल्तानों की कंबाइंड फोर्स पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने किले में एक विजय स्तंभ बनवाया। और यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसके ऊपर से? राणा कुंभा के ऊपर से, कि विजय स्तंभ बनवाने वाले शासक कौन थे? आंसर क्या होगा? राणा कुंभा। तो देखिएगा यहाँ पे, एक्सपांशन एंड रिएक्शन ऑफ द सुल्तान्स। जब इन्होंने एक्सपांशन यानी विस्तार करना शुरू किया, तो इसका जो रिएक्शन हुआ वो किसके ऊपर हुआ? सुल्तानों के ऊपर। कहाँ के? गुजरात और मालवा के। तो ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा आफ्टर कंसोलिडिंग his rule started a campaign to conquer the neighboring state। जब राणा कुंभा ने अपनी जो स्थिति थी, अपने राज्य की जो स्थिति थी, जब मजबूत कर ली, उसे कंसोलिडेट कर ली, अपनी स्थिति को जब मजबूत कर लिया, तब उन्होंने स्टार्ट किया एक कैंपेन अपने पड़ोसी देशों को जीतने का, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करने का। ही कॉन्कर्ड सांभर, अजमेर एंड रणथंबोर एमोंग अदर रीजन्स। तो इन्होंने क्या किया कि 3 राज्यों के नाम जो मैंने बताए, सांभर, अजमेर और रणथंबोर, इन्हें तो जीत ही लिया, और साथ ही इन्हीं के साथ ही और भी कई क्षेत्रों को क्या कर लिया? जीत लिया। क्लियर? He also subjugated the Rajput states of डूंगरपुर, बूंदी एंड कोठा। तो इन क्षेत्रों को भी, जो राजपूत स्टेट थे कौन कौन से? तो जो राजपूत स्टेट थे कौन कौन से? डूंगरपुर, बूंदी और कोठा। इन सारे क्षेत्रों को भी इन्होंने क्या कर लिया? अपने साम्राज्य का ही क्या कर लिया? हिस्सा बना लिया। ये वो स्टेट थे जो एक प्रकार से नियंत्रण में थे, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के नियंत्रण में थे। तो ये वो स्टेट थे। These states had previously paid tribute to Sultan of Malwa and the Sultan of Gujarat। समझ गए? तो ये वो स्टेट थे जो एक प्रकार से अपने यहाँ का जो टैक्स था या इनकी जो निष्ठा थी, या ये सामंत हुआ करते थे किसके? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के। क्लियर? अब इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि मेवाड़ और इन सुल्तानों के बीच में क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। दिस रिजल्टिंग इन हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मेवाड़ एंड दी सुल्तान्स। तो इन सुल्तानों और मेवाड़ के, राणा के बीच में एक प्रकार से दुश्मनी पैदा हो गई इस कारण से। कुंभा वुड फर्दर इंटरफेरेंस द पॉलिटिक्स ऑफ नागौर। साथ ही राणा कुंभा ने नागौर के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू किया। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा वुड फर्दर इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ नागौर। तो नागौर के पॉलिटिकल मामलों में भी राणा कुंभा ने क्या किया? इंटरफेयर करना शुरू किया। एंड फाइनली रिजल्टिंग इन एन ऑल आउट वॉर बिटवीन मेवाड़ एंड सुल्तान। और उसी का परिणाम ये निकला, क्योंकि जो नागौर के शासक थे उन्होंने हेल्प मांगी गुजरात के और मालवा के सुल्तानों से, और फाइनली मेवाड़ और सुल्तानों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया और एक युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। हालांकि युद्ध में कौन जीतेगा वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इन नवंबर 1442, तो नवंबर 1442 के आसपास, महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। तो मालवा के एक सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था महमूद खिलजी। ध्यान रखिएगा, ये नाम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखते हैं, हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी हु वॉज द सुल्तान ऑफ मालवा। तो सुल्तान ऑफ मालवा जिनका नाम था महमूद खिलजी। एंड अहमद शाह द्वितीय। महमूद खिलजी एंड अहमद शाह
एंड अहमद शाह सेकेंड हु वाज द सुल्तान ऑफ गुजरात। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने अटैक करना शुरू किया, इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस ने अटैक करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? किसके ऊपर? राणा कुंभा की आर्मी के ऊपर, या राणा कुंभा की टेरिटरी में इन्होंने एंटर करना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, कब की बात हो रही है? 1442। तो नवंबर 1442 के आसपास गुजरात के सुल्तान, पहले मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वितीय, हालांकि इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी, बट इन दोनों की दुश्मनी समाप्त हो गई और ये दोनों एक साथ आ गए और इन्होंने अटैक किया राणा कुंभा के एम्पायर पर या राणा कुंभा की टेरिटरी पर। तो ध्यान रखिएगा, इन 1442 में ही द सुल्तान डिस्ट्रॉय बाना माता टेम्पल। तो सुल्तानों ने क्या किया? बाना माता के मंदिर को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ध्यान रखिए, इन 1442 द सुल्तान डिस्ट्रॉयड बाना माता टेम्पल एंड स्टार्टेड फॉर चित्तौड़। और साथ ही बाना माता के मंदिर को जो इन्होंने 1442 में डिस्ट्रॉय किया और उसी के बाद इन्होंने स्टार्ट किया आगे बढ़ना। कहां पर? चित्तौड़ में। चित्तौड़ की बात की जाए तो चित्तौड़ वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, या फिर सिसोदिया डायनेस्टी की कैपिटल ही हुआ करती थी क्या? चित्तौड़। However, he was intercepted by the Rana and a battle was fought at मंदनगढ़। और इसी के बाद 1442 में ही एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ मंदनगढ़। तो मंडलगढ़, बैटल ऑफ मंडलगढ़ हुआ 1442 में। किन दोनों के बीच में? इन दोनों की आर्मीज के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच में जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ मंडलगढ़ 1442 में। द फर्स्ट डे वॉज स्टेलमेट। जो पहला युद्ध था वो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, उस युद्ध में कोई परिणाम ही नहीं निकला। हाउएवर द नेक्स्ट डे द राणा मेड अनदर अटैक। लेकिन अगले ही दिन राणा कुंभा ने एक भयंकर, एक तीव्र अटैक किया। किसके ऊपर? सुल्तानों की सेना के ऊपर। एंड सुल्तान वाज डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिट्रीट, जिसमें सुल्तान हार गया और उसे अपनी सेना को लेकर पीछे हटना पड़ा और वो भाग गए। क्लियर। तो यहाँ पर 1442 में एक युद्ध हुआ बैटल ऑफ मंदनगढ़ या बैटल ऑफ मंडलगढ़ 1442 में, जिसमें राणा कुंभा ने सुल्तानों की सेनाओं को पराजित कर दिया। क्लियर। द सुल्तान प्रिपेयर्ड अनदर आर्मी एंड ऑन 1446, तो सुल्तानों ने अपनी आर्मी को पुनः क्या किया? स्थापित किया और 1446 में वापस कोशिश की अटैक करने की। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, द सुल्तान प्रिपेयर्ड अनदर आर्मी, सुल्तान ने पुनः अन्य सेना तैयार की एंड ऑन 1446 ही इन्वेडेड मेवाड़। 1446 में अटैक किया पुनः, कहां पर? मेवाड़ पर। क्लियर। अगेन राणा कुंभा अटैक्ड द सुल्तान्स आर्मी, तो राणा कुंभा ने पुनः सुल्तान की सेना पर अटैक किया आर्मी व्हाइल दे वर क्रॉसिंग द बनास रिवर। जब वो क्रॉस कर रहे थे, जब वो पार कर रहे थे किस नदी को? बनास नदी को। क्योंकि बनास नदी के इसी साइड पर, यानी कि बनास नदी के राइट साइड पर ही हुआ करता था मेवाड़ किंगडम। तो जब इनकी फोर्स बनास नदी को पार कर रही थी उसी समय पर अटैक कर दिया किसने? राणा कुंभा ने सुल्तान की सेना पर। क्लियर। एंड वंस अगेन डिफीटेड द मालवा आर्मी, और पुनः मालवा की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्लियर। देन ही कंस्ट्रक्टेड, या इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय की मेमोरी में ही उन्होंने क्या बनवाया था? विक्ट्री सिंबल, इट मींस विजय स्तंभ। विजय स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द राणा कुंभा इन 1448। तो 1448 में ही इन्होंने बनवा दिया था इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा इन 1448 to commemorate his victory over the combined armies of Malwa of Gujarat led by Mahmud Khilji and the देखिए जो सुल्तान थे वो गुजरात के और कहाँ के थे? मालवा के। तो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाय महमूद खिलजी। दोनों जगहों की कंबाइंड फोर्स जिसे लीड किया था किसने? महमूद खिलजी ने। क्योंकि अहमद शाह सेकंड की मृत्यु हो गई थी 1442 में ही, तो अब जो कंबाइंड फोर्स थी उसे लीड किसने किया था? महमूद खिलजी को। और इन दोनों की कंबाइंड फोर्स को पराजित किया था राणा सांगा ने, और उसी विजय के उपलक्ष्य में, उसी के कॉमेमोरेशन में इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ, जो कहां पर है? जो है चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए राणा कुंभा की अगर बात की जाए तो राणा कुंभा ने सक्सेसफुली डिफेंड की है अपने एम्पायर को, अपनी किंगडम को, जो कौन सी हुआ करती थी? मेवाड़ किंगडम को। उस टाइम पर जब उनके आसपास, उनके सराउंडिंग रीजन में रूल किया करते थे कई सारी एनिमीज, कई सारी दुश्मन किंगडम, जैसे कि महमूद खिलजी ऑफ मालवा, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ऑफ गुजरात, इसके अलावा अगर हम बात करें शम्स खान ऑफ नागौर, नागौर में शम्स खान, और राव जोधा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव जोधा। तो अपने आसपास इतने दुश्मनों से घिरे हुए होने के बाद भी राणा कुंभा ने अपनी किंगडम को सक्सेसफुली क्या किया, डिफेंड किया। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा सक्सेसफुली डिफेंडेड मेवाड़ एंड एक्सपांडेड हिज टेरिटरी एट अ टाइम when he was surrounded by enemies, जब वो घिरे हुए थे दुश्मनों से, when he was surrounded by enemies like महमूद खिलजी ऑफ मालवा, कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकेंड ऑफ गुजरात एंड अगर हम बात करें और रूलर्स की तो उनमें आ जाएगा शम्स खान ऑफ नागौर एंड राव जोधा ऑफ मारवाड़। तो कई दुश्मन रूलर से घिरे होने के बाद भी इन्होंने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को क्या किया है, सक्सेसफुली क्या किया है, सुरक्षित रखा है। अब यहाँ पर ये बात हो गई है। अब इसके बाद हम इनका कुछ और भी रोल है, कुछ और भी इन्होंने किया है अपने जीवन में। तो युद्ध तो जीते हैं, साथ ही अपने एम्पायर को मजबूत भी किया है, और साथ ही इन्होंने बनवाए थे कई सारे किले। तो ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, या अगर हम किलों की बात करें तो ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर हम किलों की बात करें, द वॉल्स ऑफ द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़ एक्सटेंड ओवर 38 किलोमीटर। कुंभलगढ़ किला जो इन्होंने बनवाया था, और उस किले की जो दीवारें हैं वो हैं लगभग 38 किलोमीटर लंबी। तो कुंभलगढ़ किले की जो दीवारें हैं वो 38 किलोमीटर लंबी हैं, क्लियर। और वो बनवाई थी किसने, राणा कुंभा ने। और वो किला भी किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने ही। उन्हीं के नाम पर इसे कहा जाता है कुंभलगढ़। तो ध्यान रखिएगा, कुंभा इज क्रेडिटेड, कुंभा को क्रेडिट दिया जाता है, या राणा कुंभा को क्रेडिट दिया जाता है, कुंभा इज क्रेडिटेड विथ हैविंग वर्कड, जिन्होंने इस तरह से कार्य किया है या जिन्होंने बनवाए हैं कई सारे क्या किले। तो ध्यान रखिए कि मेवाड़ की रक्षा के लिए मेवाड़ की रक्षा के लिए कुल 84 फोर्ट्स यानी 84 किले बनवाए गए हैं। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कुल कितने किले बनवाए गए थे, 84। और उन 84 किलों में से 32 किले या 32 फोर्ट्स बनवाए थे किसने, राणा कुंभा ने। तो ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा ने बनवाए थे 32 फोर्ट्स, और मेवाड़ की रक्षा के लिए कुल बनवाए गए थे कितने, 84 फोर्ट्स। और उन सारे किलों में सबसे ही महत्वपूर्ण जो किला है वो किला है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ किला भी बनवाया था किसने, राणा कुंभा ने। तो ध्यान रखिएगा, द चीफ फोर्ट ऑफ मेवाड़ इज द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़। सबसे मुख्य जो किला है वो है कुंभलगढ़ का किला, बिल्ट बाई राणा कुंभा। इट इज द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा किला माना जाता है, जिसकी हाइट है 1075 मीटर, 1075 मीटर हाइट का किला है। कौन सा, कुंभलगढ़ का किला। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ का किला बनवाया था, और वो जिसकी हाइट है 1075, जो राजस्थान का सबसे हाईएस्ट क्या है, फोर्ट माना जाता है। और साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा एक और खास बात, जो कि है विजय स्तंभ या विक्ट्री पिल्लर, जिसे विक्ट्री पिल्लर भी कहा जाता है, विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा इन 1448। तो 1448 में ही इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ। ध्यान रखिएगा, 1448 में ही इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ, जब इन्होंने विजय हासिल कर ली थी गुजरात और मालवा की कंबाइंड फोर्स के ऊपर, जिसे लीड किया था किसने, महमूद खिलजी, जो मालवा के सुल्तान थे, क्लियर। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ, जो कहां पर है, जो कि है चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़ में। राणा कुंभा कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 37 मीटर हाइट नैन्सी स्टोरी टॉवर ऑफ चित्तौड़, द टॉवर कॉल्ड विजय स्तंभ। तो ध्यान रखिए, विजय स्तंभ जो इन्होंने बनवाया था चित्तौड़ में, जो कि विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अब देखिए, दिस टॉवर इज कवर्ड विथ स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। अब ये जो विजय स्तंभ है, इस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां क्या की गई हैं, बनवाई गई हैं, क्लियर। साथ ही इस पर लिखे हैं रामायण और महाभारत के कई सारी कथाएं लिखी गई हैं, कई सारी बातें या स्टोरी लिखी गई है किससे रिलेटेड, रामायण और महाभारत से रिलेटेड। अब देखिए, राणा कुंभा काफी महान या काफी बहादुर शासक थे, और इन्हें किसी भी शासक के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था। इसी के डर से इनके पुत्र ने ही इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था अगला रूलर बनना। तो ध्यान रखिएगा, जब राणा कुंभा अपने खास स्थान पर जाते थे, काफी ऐसे रीजन पर जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, जहां पर वो अपनी पूजा पाठ करने या अपने
अपने देवता की जब वो आराधना करने जाते थे और उस जगह के बारे में किसी को भी जो काफी कॉन्फिडेंशियल स्पेस हुआ करता था, उस जगह पर जो उनके पुत्र को पता था, उनके संतान को पता था, जब उसे पता चला कि उनके पिता वहां गए हैं और धोखे से उसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा, इनकी हत्या की थी इन्हीं के पुत्र ने और बाद में इसी कारण उसे कहा जाने लगा हत्यारा। तो ध्यान रखिएगा, कुंभा वाज किल्ड बाय हिज सन, जिसका नाम था उदय सिम्हा या उदय सिंह। तो इनकी हत्या की थी उदय सिंह नामक इन्हीं के पुत्र ने। क्लियर? तो ध्यान रखिए, जिसके बाद उसे कहा जाता है हत्यारा, इट मींस मर्डरर। तो ध्यान रखिएगा, वैसे भी हमने एंशिएंट पीरियड में भी कई रूलर्स पढ़े हैं जिनकी हत्या उनके पुत्र ने की, और जो पहले ही रूलर थे वो थे बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या की थी उन्हीं के पुत्र ने जिनका नाम हुआ करता था अजातशत्रु। तो ध्यान रखिए, और हालांकि अजातशत्रु की हत्या भी उनके पुत्र ने ही की थी जिनका नाम हुआ करता था उदयन, और इस डायनेस्टी के सारे ही रूलर्स की हत्या उन्हीं के पुत्रों ने की है, इसलिए इस डायनेस्टी को ही कहा जाता है पितृहंता। इट मींस द डायनेस्टी हु किल्ड हिज फादर, यानी ऐसा वंश जो अपने पिता की क्या करता है, या ऐसे वंश के जिसके राजा ने हत्या की है अपने पिताओं की। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय हिमसेल्फ डाइड इन 1473। अगर हम उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी कुछ समय के बाद ही, 1473 यानी 1473 में ही, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु का कारण था उसके ऊपर बिजली का गिरना। क्लियर? तो कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उसकी मृत्यु का कारण था उसके ऊपर बिजली का गिरना। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसकी हत्या उसी के भाई के द्वारा की गई थी, इस बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने अपने पिता की क्या की थी, हत्या की थी। तो कई लोगों का ये मानना है कि उदय सिंह की मृत्यु का कारण है उसके ऊपर बिजली का गिरना, लेकिन कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उसकी हत्या उसी के भाई ने की थी, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे अपने पिता की मृत्यु का। चलिए अब हम बात करते हैं अगले शासक की, जो कि होंगे राणा उदय सिंह। तो अब हम फोकस करेंगे राणा उदय सिंह के ऊपर। राणा उदय सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने रूल किया है 1468 से लेकर 1473 तक। दिस इज द रूलिंग टाइम ऑफ राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह को हम इसलिए समझ रहे हैं या इसलिए जानते हैं बिकॉज ही किल्ड हिज फादर, और हिज फादर वॉज राणा कुंभा। राणा कुंभा जो इस वंश के सबसे या एक महान शासक या पहले महान शासक के रूप में हम जानते हैं। तो राणा कुंभा जब एकलिंग की पूजा करने के लिए जा रहे थे, एकलिंग कहा जाता है भगवान शंकर को या महादेव को, तो जब उनकी पूजा करने के लिए एक विशेष स्थान पर गए थे तब धोखे से हत्या कर दी थी किसने, राणा उदय सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा, उदय सिंह किल्ड हिज फादर राणा कुंभा इन 1468 1468 में ही राणा उदय सिंह ने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। एंड देयर आफ्टर बिकम नोन एज हत्यारा, और उसके बाद उन्हें कहा जाने लगा हत्यारा या मर्डरर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सिसोदिया डायनेस्टी में या सिसोदिया वंश ने किस शासक ने अपने पिता की हत्या की थी। आंसर होगा राणा उदय सिंह। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था राणा कुंभा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा और आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है कि किस वंश की बात हो रही है, सिसोदिया वंश की, और सिसोदिया वंश में किस शासक ने अपने पिता की हत्या की थी। आंसर क्या होगा, राणा उदय सिंह, और पिता का नाम क्या होगा, राणा कुंभा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उदय सिंह किल्ड हिज फादर while he was praying to Lord एकलिंग। जब वो पूजा करने गए थे, जब वो प्रे करने गए थे लॉर्ड एकलिंग की, एकलिंग कहा जाता है शिव को, समझ गए, तो भगवान शंकर को ही कहा जाता है एकलिंग, और जब उनकी पूजा करने गए थे उसी समय इन्होंने क्या की थी, उनकी हत्या की थी। उदय सिंह हिमसेल्फ डेड इन 1473। तो उदय सिंह की भी मृत्यु हो गई थी 1473 1473 में ही उदय सिंह या राणा उदय सिंह की भी मृत्यु हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर बिजली गिर गई थी, और बिजली गिरने के कारण ही यानी लाइटनिंग के कारण ही तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है, समटाइम्स बीइंग स्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो कई बार ऐसा कहा गया है या इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब ये दिल्ली से लौट रहे थे उसी समय इनके ऊपर बिजली गिर गई और ऑन द स्पॉट इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और अब लेकिन जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इनकी हत्या की थी इन्हीं के छोटे भाई ने, जिनका नाम था राणा रानीमल या रायमल। तो रायमल नामक इनके ही एक भाई ने इनकी क्या की थी, हत्या की थी, ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है। और फिर रायमल ही या राणा रायमल ही इस डायनेस्टी के क्या बनेंगे, अगले शासक बनेंगे।
तो अब हम बात करते हैं 7th नंबर पे रूलर, अगले शासक की यानी 7वें शासक की, जिनका नाम है राणा रायमल। राणा रायमल जिन्होंने रूल किया 1473 से 1507 तक, 1507 तक रूल किया था। किसने? राणा रायमल ने। तो राणा रायमल का रूलिंग टाइम, अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, 1507 की जगह क्या होगा 1509। तो राणा रायमल का रूलिंग पीरियड है 1473 से लेकर 1509 तक, 1509 तक। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ राणा उदय सिंह एंड ही किल्ड हिज ब्रदर। और इन्होंने अपने भाई की हत्या क्यों की? बिकॉज ही किल्ड हिज फादर, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। उसी बात का बदला लेने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ही केम टू पावर बाय डिफीटिंग हिज पेट्रीसाइड ब्रदर। यह सत्ता में या शासन में आए थे अपने भाई को हराकर, अपने पेट्रीसाइड ब्रदर को क्या करके? हराकर। तो अपने भाई को हराकर या उसे मारकर ये सत्ता में आए, यानी कि शासन में आए और शासक के रूप में स्टेब्लिश हुए बाय मेरिंग। अब देखिए, राणा रायमल के शासनकाल के समय की कुछ बातों के ऊपर अगर गौर किया जाए, राणा रायमल के शासनकाल की एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब राणा कुंभा रूल किया करते थे उसी समय से ही मारवाड़ के जो जोधा रूलर्स थे उनके साथ एक डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया था, एक विवाद उत्पन्न हो गया था। क्लियर? ये दोनों किंगडम्स फ्रेंडली किंगडम्स थे, बट ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ राणा कुंभा द डिस्प्यूट वाज ओपन बिटवीन द किंगडम ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों किंगडम के बीच में क्या उत्पन्न हो गया था? डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया था। किसके समय से? राणा कुंभा के समय से, जो लगभग 1 दशक तक चलता रहा। और उस डिस्प्यूट को खत्म किया किसने? राणा रायमल ने, बाय मैरिंग श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी नामक राय जोधा की पुत्री, राय जोधा जो शासक थे कहाँ के? मारवाड़ के। तो राय जोधा की एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी के साथ विवाह किया किसने? शादी की किसने? राणा रायमल ने। और इस डिस्प्यूट को क्या कर दिया? इस कन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और हम बात कर रहे हैं किसकी? राव जोधा की पुत्री की। और राव जोधा रूल किया करते थे कहां पर? मारवाड़ में। और मारवाड़ के जो राठौड़ किंगडम थे या जो राठौड़ रूलर्स थे उनके साथ ये विवाद क्या हुआ? फाइनली खत्म हुआ। बाय मैरिंग श्रृंगार देवी रायमल एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट विथ द राठौड़ ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो डिस्प्यूट था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। किनके समय पर? राणा रायमल के समय पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। रायमल ऑल्सो स्ट्रेंथ्ड द स्टेट। इन्होंने साथ ही अपने स्टेट यानी अपने राज्य को मजबूती दी। क्लियर? एंड रिपेयर्ड द टेम्पल्स ऑफ एकलिंग इन चित्तौड़। और चित्तौड़ में जो एकलिंग महाराज या एकलिंग देव का जो मंदिर है उसे क्या किया? उसे रिनोवेट कराया या रिकंस्ट्रक्टेड कराया, चूंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्लियर? तो एकलिंग जो एक प्रसिद्ध है, एक फेमस मंदिर माना जाता है, सिसोदिया डायनेस्टी के लिए काफी पूजनीय स्थान है, उसे रिकंस्ट्रक्टेड कराया है, उसका रिनोवेशन कराया था राणा रायमल ने। क्लियर? और साथ ही इन्होंने अपने राज्य को मजबूती या और शक्तिशाली बनाने की काफी प्रयत्न किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द लास्ट ईयर ऑफ रायमल रूल्स। रायमल के शासनकाल का जो अंतिम समय था, जब लास्ट स्टेज चल रही थी, उस समय काफी ज्यादा उन्हें तकलीफ या काफी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। द लास्ट ईयर ऑफ रायमल रूल्स the last year of Raimal's rule were marked by conflict between his son with Prince Sangha। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो डिस्प्यूट था, वो इस मुद्दे पर था कि इनके 2 पुत्र थे, जिनमें से एक था प्रिंस जो कि राजकुमार था, यानी कि वो अगला शासक बनने वाला था, और एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज। और जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, जो अगला शासक बनने वाला था, उसे हम जानते हैं राणा सांगा के नाम से। और जब इन दोनों भाइयों में डिस्प्यूट पैदा हुआ, जब इन दोनों भाइयों में विवाद उत्पन्न हुआ, इस विवाद के कारण राणा सांगा मेवाड़ को छोड़कर चले गए। और मेवाड़ को छोड़कर ये चले गए किसी दूर स्टेट में या किसी दूर क्षेत्र में। क्लियर? यानी ये चित्तौड़ को छोड़कर कहीं और चले गए थे। कौन? राणा सांगा। तो ध्यान रखिएगा, द लास्ट ईयर of Raimal's rule were marked by conflict between his son with Prince Sangha। तो इनके पुत्र पृथ्वीराज और जो प्रिंस थे सांगा, उनमें डिस्प्यूट हुआ।
और राणा सांगा चित्तौड़ को छोड़कर कहीं और दूर चले गए। द सन पृथ्वीराज एंड रायमल वर बोथ किल्ड। अब देखिए इन दोनों का युद्ध हुआ, इन दोनों का एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में अगर हम बात करें अब रायमल और पृथ्वीराज, इन दोनों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा, इन दोनों ने मिलकर किसी नाइबर स्टेट के साथ एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें भी काफी चोटें आई, इन्हें भी काफी नुकसान हुआ। और जब ये एकदम लास्ट स्टेज पे थे, जब ये एकदम मृत्यु की ओर थे, तभी इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया राणा सांगा के लिए और उन्हें क्या किया, वापस चित्तौड़ बुलवा लिया और उन्हें अपॉइंट कर दिया नेक्स्ट रूलर। और उनके अपॉइंट होते ही कुछ समय के बाद ही राणा रायमल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ध्यान रखिएगा, हिज सन पृथ्वीराज एंड रायमल वर बोथ किल्ड। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ बोथ किल्ड, लेकिन सबसे पहले डेथ हुई थी किसकी, पृथ्वीराज की, और कुछ दिनों के बाद डेथ हुई थी किसकी, राणा रायमल की। एट दिस डिफिकल्ट सिचुएशन द राणा वॉज इन्फॉर्म्ड दैट सांगा वॉज स्टिल अलाइव एंड इन हाइडिंग। तब उन्हें ये बताया गया कि सांगा जो है वो छिपे हुए हैं और उन्हें बुलवाया गया और उन्हें अपॉइंट किया गया द नेक्स्ट रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। क्लियर। रायमल समन्ड या ऑर्डर्ड सांगा बैक टू चित्तौड़ एंड डेड सून आफ्टरवर्ड। और उसी के बाद जब वो आ गए, सांगा जब आ गए अपने दरबार में या चित्तौड़ में, उसी के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और ग्रेट रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी हु वाज राणा सांगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम्मीर सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके बाद राणा कुंभा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अब आ रहे हैं तीसरे शासक जिनका नाम है राणा सांगा हु वाज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। राणा सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी एक आंख और उनका एक हाथ नहीं था और उनके शरीर पर 80 घाव थे, 80 चोटें थी, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को काफी शक्तिशाली और मजबूत बनाया। क्लियर।